नमस्ते बच्चों। शिवानंद पाराशर आईएएस की सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा श्री नए पद्म सागर जी महाराज एवं श्री मरणा श्री जी साहेब जी का। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी जी का एवं दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम देखा कि किस तरीके से जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम मूवमेंट्स के लीडर्स थे, वो कोशिश कर रहे थे कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इंडिया में लोगों तक, मास तक पहुंच पाए, नीचे लोगों तक पहुंच पाए। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। हमने देखा किस तरीके से उस पर एक आरोप भी लगा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। जस्ट अंग्रेजों ने ही खुद से इसको बनाया है जिससे कि कोई भी मास मूवमेंट जो है वो एक आक्रामक रूप ना ले ले। लेकिन जैसे हम अब आगे देखेंगे, पहला ये मूवमेंट हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट, जिसको कांग्रेस ने लीड किया था, कि ऐसा नहीं था। कांग्रेस जो है वो लोग, जो दूसरी जो थ्योरी थी, जो ये बोल रही थी, जो इसको सेफ्टी और थ्योरी को खारिज करती है, वो कह रही थी कि क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो कि सीधे आप ब्रिटिश की अथॉरिटी को चैलेंज करे, वो किसी भारतीय लोगों के, भारत लीडर के इंडियन लीडर्स के लिए बनाना आसान नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश हुकूमत थी, वो इजीली उसे सप्रेस कर सकती थी। इसलिए एओह्यूम ने उसको बनाया था। जैसा कि हम अब इसमें देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट में, जो कि मासिस तक पहुंचा। हालांकि ये एक बंगाल तक ही सीमित रहा, पूरे देश तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मासिस तक इसमें लोगों ने, आम लोगों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी की। फ्रीडम मूवमेंट का एक पहला काफ़ी महत्वपूर्ण ये मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट। तो इसके हम पूरे तरह से देखेंगे क्या कारण था, कैसे क्या हुआ। तो इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था, जो मेन रीज़न था, वो था बंगाल का पार्टीशन 1905 में। तो उसमें बंगाल क्या था, बंगाल की टेरिटरी क्या थी। बंगाल जो अभी प्रेजेंट डे का जो वेस्ट बंगाल है, वो अभी प्रेजेंट डे का बिहार, उड़ीसा, पूरा बांग्लादेश और असम, ये जो पूरा था वो एक बंगाल था, और जिसकी जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, और वो ब्रिटिश हुकूमत की भी राजधानी थी। ये 1765 जो बैटल ऑफ बक्सर हमने पढ़ा था, उसके बाद इनके कंट्रोल में आ गया था बंगाल जो था पूरी तरह से। इसमें से असम निकाल दिया गया था 1874 में, जो कि सीधे सीधे चीफ कमिश्नर के अंडर आ गया था। तो ये एक बंगाल था। आप इसमें ये देखिए कि इसमें बिहार में हिंदी स्पीकिंग लोग भी हैं, उड़ीसा में उड़िया स्पीकिंग लोग भी हैं, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल पूरा मिला के इसमें बंगाली स्पीकिंग लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी बंगाली स्पीकिंग लोग ही था, और असमीज भी हैं। तो कर्जन जो इस समय जो वायसराय था ब्रिटिश हुकूमत का, उसने बंगाल के पार्टीशन की जब घोषणा की, तो उनके पीछे रीजन जो दिया वो ये बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को और इजीली फंक्शन करने के लिए हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं बंगाल का। लेकिन जो असल में जो आइडिया था वो ये था कि जो नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था बंगाल में और बाकी के पार्ट्स में इंडिया में, उसको अंडरमाइन करना था, क्योंकि जो नेशनलिज्म को इस समय जो लीड कर रहा था वो बंगाली लीडर्स थे मेनली। तो कैसे भी इसको डिवाइड करना था, कैसे भी इस जो फीलिंग जो थी उसको खत्म करना था, ये इसके पीछे कारण था। तो कैसे था कि जब बंगाल का उन्होंने डिवाइड पार्टीशन किया, तो एक तरफ उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न बंगाल और असम को रखा, और दूसरी तरफ वेस्टर्न बंगाल, उड़ीसा और बिहार को रखा। तो इसमें उन्होंने दो बेसिस पे डिवाइड किया। एक तो रिलीजन बेसिस पे, ईस्ट बंगाल और असम मिला के इसमें मुस्लिम्स मेजोरिटी रहेगा, मेनली ईस्ट बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश बन ही गया। देखो, पार्टीशन किया गया था उस समय, लेकिन आखिरकार बांग्लादेश बना, जो कि पहले पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान गया, फिर बाद में बांग्लादेश बना, उसमें मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी। एक तो रिलीजन बेसिस पर डिवाइड करना चाह रहे थे लोगों को, इंडिया के लोगों को, ब्रिटिशर। दूसरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार में बंगाली स्पीकिंग लोग ही माइनॉरिटी में आ गए। मेनली हिंदी स्पीकिंग और उड़िया स्पीकिंग लोग थे, बिहार के हिंदी स्पीकिंग लोग हो गए। तो जो बंगाल की जो एक फीलिंग जो जनरेट हो रही थी उस समय, वो उसको खत्म करने का इनका प्रयास था। जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसको कैसे भी खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है। तो कैपिटल जो थी वो ढाका हो गई एक साइड, और दूसरी साइड कलकत्ता हो गई। ईस्ट वाले में चिटगोंग, राजसाई, ढाका, ये सारे डिवीजन्स आ गए, त्रिपुरा आ गया, ये डिवीजन्स आ गए। और वेस्ट में उड़ीसा, बंगाल और
बिहार, जिसमें कि हिंदू मेजॉरिटी रहेगा और ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी रह गया। अब इसके बाद जो रिएक्शन था वो बंगाल में काफ़ी तगड़ा रिएक्शन था। लोगों ने बंगाल की यूनिटी के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट किए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग भी लिखा, अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम है। मोस्टली इसमें बंगालीज ने पार्टिसिपेट किया। बंगाल से बाहर इतना इसका असर नहीं था, क्योंकि बंगाल को डिवाइड किया, पार्टीशन किया जा रहा था। और रीजन यही था क्योंकि वो लिंग्विस्टिकली इसमें बंगाली जो लोग थे वो इसमें माइनॉरिटी हो रहे थे अपने ही राज्य में, राइट। तो एक बंगाल की डिसरेस्पेक्ट, उनकी इंसल्ट की देखा गया इसको, और बंगाल की यूनिटी के लिए लोगों ने काफ़ी इसमें प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसा रिएक्शन हुआ, एक इंस्टेंट रिएक्शन जो था, लोगों का रिएक्शन हुआ। और बाद में नेशनल कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया और उन्होंने एक बाकायदा रिजोल्यूशन पास किया इसके अगेंस्ट, जो हम आगे देखेंगे। अब ईस्ट में क्या, जब मुस्लिम जो पॉपुलेशन जो मेनली ईस्ट में थी, उसमें काफ़ी जो बंगाली मुस्लिम जो थे, उन लोगों ने इस चीज़ को वेलकम किया। उनको लगा कि क्योंकि अब उनका एक अलग से एक स्टेट होगा, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके जो एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक सेपरेट स्टेट मिल गया। तो उनको लगा कि हमारे लिए फायदे में है। तो देखो, इसके पीछे यही मंशा थी, इसकी यही कोशिश थी लॉर्ड कर्जन की, किस तरीके से लोगों को बीच में एक डिवीजन पैदा किया जाए। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसकी यही था, रीजन बेसिस पर डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ लोगों को जो अब मेजॉरिटी बन गए, मुस्लिम जो अब मेजॉरिटी बन गई ईस्ट में, तो उनको लगेगा कि अब हम अपने इंटरेस्ट को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब हम एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम यहाँ पर रूल कर पाएंगे इजीली, राइट। जैसा कि आपको लॉर्ड कर्जन ने बोला कि हम अलग से एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे ढाका में। तो लोगों ने इसके जो इस साइड की जो पॉपुलेशन थी, जो मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसने इसका प्रोटेस्ट नहीं किया जितना कि ईस्ट वेस्ट बंगाल में हो रहा था, ठीक है। और इसका एक सबसे जो नेगेटिव इफेक्ट वही पड़ा कि दोनों कम्युनिटी जो पहले एक साथ, एक नेशनलिज्म की दोनों में एक साथ भावना थी, दोनों एक साथ कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अब उनमें के बीच में रिफ्ट आने लगी, क्योंकि एक साइड तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पार्टीशन का और एक साइड इस पार्टीशन को वेलकम कर रहा है। तो ये दोनों के कम्युनिटी के बीच में एक रिफ्ट की स्टार्टिंग हुआ, जो कि आगे ब्रिटिशर्स ने इसको, इसी पॉलिसी को फॉलो किया कि एक कम्युनिटी को आप उनको आगे बढ़ाते रहो, उनकी जो नेगेटिव चीज़ें भी हैं या उनकी जो एक्सट्रीम जो पोजिशंस है उनको आप फेवर करते जाओ, और एक जो है कम्युनिटी है उसको आप दरकिनार करते जाओ, जो कि अल्टीमेटली 1947 में एक मुस्लिम, क्योंकि रिलीजन बेसिस पे ही, हिंदू और मुस्लिम बेसिस रीजन पे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, क्योंकि शुरुआत यहाँ से बंगाल के पार्टीशन से देखी जा सकती। बाकी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी एजिटेशन हो रहा था, लोगों ने डे ऑफ मॉर्निंग रखे, कोशिश ये भी की जा रही थी कि जो हिंदू मुस्लिम एक उनके बीच का जो भाईचारा वो खत्म ना हो, उनको एक यूनिटी बनी रहे। तो जैसे कि टैगोर ने बोला कि एक दूसरे को राखी बांधेंगे। कुछ मुसलमान पार्टीशन के अगेंस्ट भी थे, ऐसा नहीं है कि सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। इसी समय फिर स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि अब सब कुछ हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने स्वदेशी स्कूल्स खोलेंगे, स्वदेशी हम फैक्ट्रीज बनाएंगे, स्वदेशी कपड़ा रहेगा, हर कुछ स्वदेशी रहेगा। हम ब्रिटिश जो है उसका बाइकआउट कर देंगे, ब्रिटिश क्लोथ का बाइकआउट कर देंगे। मेनली इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ब्रिटिश क्लोथ का बाइकआउट कर देंगे, उनके स्कूल्स में हम नहीं जाएंगे, उनकी फैक्ट्रीज का कोई सामान नहीं लेंगे। एक तरीके से उनको रूल करना एक तरह से असंभव कर देंगे। ये ही एक सबसे पहला एक नॉन कॉपरेशन आप बोल सकते हो शुरुआत हुई स्वदेशी मूवमेंट में। इसलिए इसको स्वदेशी मूवमेंट बोला जाता है, क्योंकि सब कुछ स्वदेशी की इसमें लोगों के बीच में एक ये स्प्रेड की गई भावना कि आप स्वदेशी अपनाइए, जिससे कि जो रूल है, ब्रिटिश रूल है, वो अपना फंक्शन करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जो कम्युनल रिफ्ट, जैसे मैंने बताया कि उसको करने में ये सक्सेसफुल रहा ये पार्टीशन। और जैसा कि देखा गया कि मुस्लिम लीग 1906 में जाके एक मुस्लिम लीग बनी, जिसका पर्पज़ यही था कि वो मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। उनको लगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो मेनली सिर्फ और सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ना कि मुस्लिम इंटरेस्ट को। इसलिए एक अलग से मुस्लिम लीग बनी 1906। तो बाइकआउट रिजोल्यूशन पास हुआ। एक फैक्ट हम याद रख सकते हैं, अगस्त 7, 1905 को कलकत्ता सिटी हॉल में, जिसमें ये डिसाइड किया गया, जैसे मैंने बताया कि मैनचेस्टर क्लॉथ जो था, मैनचेस्टर मेनली वहाँ से क्लॉथ आता था,
और जो सॉल्ट आता था लिवरपूल से उसको हम बाइकआउट कर देंगे पूरी तरह से। जो फॉरेन मेड जो भी गुड्स हैं कुछ भी है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। इस समय एक वंदे मातरम इसी समय वो था, एक सॉन्ग बन गया बाइकआउट का, स्वदेशी मूवमेंट का मेनली उस समय ये वंदे मातरम सॉन्ग उसका मेन सॉन्ग बन गया। और इसमें क्या क्या मेथड अपनाए गए, तो मेथड ये था कि एक तो बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते थे। और पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, जो भी फॉरेन क्लॉथ्स को बेच रहे थे, फॉरेन गुड्स को बेच रहे थे, उनको उनको एक तरीके से कैप्चर कर लेना, उनको बोलना कि आप बंद कीजिए या उनके सामान को उसको निकाल के बाहर फेंक देना। इस तरीके से ये चीज़ें कुछ अपनाई थी उन लोगों ने बाइकआउट में। एक और जो चीज़ अपनाई गई वो ये थी कि वॉलंटियर्स के कॉप्स होने लगे, छोटे छोटे वॉलंटियर्स समिति जिनको बोला गया, उनका ये काम था कि लोगों के बीच में जा जाके समझाना, स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड करना, साथ ही लोगों को ये समझाना किस तरीके से ब्रिटिश जो है हुकूमत वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो लोगों को ये भी बात पहुंचाना कि जो डिवीजन जो पार्टीशन हो रहा है वो हमें बांटने के लिए हो रहा है, वो और हमें ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए होगा, वो हमारे फेवर में नहीं है। क्योंकि लोगों के अंदर ये एक लड़ने की एक भावना है, लोग सड़क पे आए, लोग विरोध करें, लोग बाइकआउट करें, और एक सीड्स लोगों के अंदर जन्मे जिससे कि आगे की अगर कोई मूवमेंट आती है उसमें इजीली लोग पार्टिसिपेट कर पाए। तो जैसे कि एक एग्जांपल अश्विनी कुमार दत्त थे, उन्होंने स्कूल टीचर थे, उन्होंने एक स्वदेश बांधव समिति बनाई थी बड़े साल में, जो कि लैंटर्न एक स्लाइड्स बनाते थे। लैंटर्न के आगे एक कागज़ पे लिखा हुआ रहेगा तो वो चमकेगा रात में, दिखेगा उस पर क्या लिखा हुआ है। उसके थ्रू लोगों को समझाते थे गांव गांव में जाके कि किस तरीके से ब्रिटिश जो हुकूमत है वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। एक और एक नया तरीका अपनाया ये कि शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स महाराष्ट्र में, जो लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया शिवाजी गणपति फेस्टिवल। उन फेस्टिवल्स के थ्रू लोगों के लोगों के अंदर एक स्वदेशी मैसेज पहुंचा रहे थे, किस तरीके से आपको स्वदेशी अपनाना है, और बाइकआउट जो मूवमेंट चल रही थी उसको स्प्रेड किया गया फेस्टिवल्स के थ्रू। और मेन एम्फेसिस था वो यही था, आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस। जैसे इस समय मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, उस समय था आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, हमें अपने ऊपर रिलायंस, अपने अपनी चीज़ें अपनानी है, ना कि ब्रिटिश। उनको ये चीज़ समझाना लोगों को कि भाई जो हम बाहर की चीज़ें खरीद रहे हैं वो ही उसी बेसिस पे, क्योंकि उनके पास पैसा जा रहा है, उसी बेसिस पे वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, इसलिए स्वदेशी अपनाना है, जो कि हमारे नेशनल डिग्निटी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली हमें पॉलिटिकल पावर देने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कोशिश की जा रही थी लोगों के बीच में अंदर जा जाके स्प्रेड करने की। जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स कॉलेज खोलने गए थे, जैसे नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई गई 1906 में, और उसके काउंसिल के थ्रू कई सारे स्कूल्स बनाए गए। और जो बच्चे पढ़ रहे थे उन ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ रहे थे, उनसे निकल के इन सारे स्कूल्स में उनको भर्ती किया जा रहा था। और भी सारी चीज़ें की गई कि फैक्ट्री, जैसे सोप की फैक्ट्री, मैच की फैक्ट्री, टेनरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स, ये सब जो है इंडिजिनियस लोग, मतलब लोकल लोगों के द्वारा ही खोले जा रही थी, जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना कि हम अपने देश को खुद से चला सकते हैं। जैसे केमिकल फैक्ट्री बनाई थी, एक आचार्य पीसी रेत थे, उन्होंने एक केमिकल फैक्ट्री बनाई में केमिकल्स बनेंगे। कल्चर के फील्ड में भी जैसे हमार सोनार बांग्ला लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल पार्टीशन के खिलाफ, और उनके भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने पेंटिंग्स को रिवाइव किया, जो अपने जो पुराने तरीके से जो पेंटिंग्स होती थी अजंता एलोरा के बेसिस पे पेंटिंग्स बनाना किया। एक नंदलाल बोस थे, उन्होंने भी पेंटिंग्स को, जो कल्चर फील्ड में भी ऐसा हो रहा था कि मतलब सब कुछ स्वदेशी चाहते हैं हम, ब्रिटिश लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके जो कल्चर तरीके हैं, उनके जो मेनली जो उनको इकोनॉमिकली उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उसी की वजह से वो लोग पॉलिटिकली हमारे ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं। रूल जो है बेसिस वो इकोनॉमिक बेसिस ही है, इसलिए ये सेल्फ रिलायंस की बात ये स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू हो रही थी। बाकी यहाँ देख लेते हैं कि लीडर कौन कौन थे, डिफरेंट रीजन्स में लीडर्स कौन कौन थे। पूना बॉम्बे में लोकमान्य तिलक लीड कर रहे थे, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय कर रहे थे, दिल्ली में सईद हैदर रजा कर रहे थे, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे। तो जो बाइकआउट मूवमेंट था पूरे देश में था, लेकिन मेनली बंगाली में था, मासेस जो थे वो बंगाल में थी, बाकी पार्ट्स में कोशिश की जा रही थी लोगों को जगाने की, लोगों को समझाने की। उस समय कोई इंटरनेट नहीं था जैसे कि बस 1 मिनट में ट्वीट किया और सब लोगों के पास पहुंच जाए, या फेसबुक के थ्रू पास सब लोगों के पास पहुंचे, इतना आसान नहीं था लोगों को समझा पाना भी। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि जो ब्रिटिश हुकूमत है वो किस तरीके से हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और किस तरीके से हमको अपने सेल्फ रिलायंट बनना है।
अब इम्पोर्टेंस क्या रहा इस स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का? इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें पहली बार मास पार्टिसिपेशन हुआ, पहली बार इतने संख्या पर, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी अपनी की। साथ ही इसमें विमेन विमेन की भी पार्टिसिपेशन रहा। जो प्रोसेशंस हो रहे थे, जो कि मार्च हो रहे हैं या प्रोटेस्ट मार्च हो रहे हैं, उसमें विमेन भी काफ़ी संख्या में मैन के साथ खड़ी हुई दिखाई देती थी। और इससे एक जो हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वो उनके जो मॉडरेट लीडर्स थे जैसे कि गोखले थे, तो उन लीडर्स यहाँ पे एक फेल होते हुए दिखाई दिए। और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, वो मेनली इसको लीड कर रहे थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं या लाला लाजपत राय हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वही इसको पूरी तरह स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने ही स्वराज जो था, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वो जो बात कर रहे थे, तो अल्टीमेटली आईएनसी को 1906 में कलकत्ता में ये बात, जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था उसकी बात माननी पड़ी और स्वराज को एक रिजोल्यूशन पास किया कि हाँ, हमारा उद्देश्य जो है स्वराज है। क्योंकि इससे पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो जो मॉडरेट्स थे वो स्वराज की बात नहीं कर रहे थे अभी तक। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि कैसे भी ब्रिटिश हुकूमत से हमें अपने सेल्फ रूल के लिए लॉज पास कराने हैं, धीमे धीमे लॉज पास कराने हैं। और भी ये कोशिश करते थे कि जिस तरीके से आप बाकी की कॉलोनीज में जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वहां के लोगों को, उसी की सिमिलर ट्रीटमेंट हमको ट्रीटमेंट दो। मतलब आप रूल करते रहो, बट हमें रूल करने का मौका दो। हमें आप अंदर अपने जो काउंसिल है उसमें आप और मौका दीजिए। बट आज़ादी की बात नहीं करते थे, स्वराज की बात नहीं करते थे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करते थे। ये एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा था, जो कि इस मूवमेंट के बाद वो लोग 1906 में ये फोर्स कर पाए आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, रिजोल्यूशन पास करने के लिए। तो उनकी एक जीत थी एक तरीके से, जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था कांग्रेस में। बाकी इसमें जितने भी मेथड्स अपनाए गए थे, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस हुआ, नॉन कॉपरेशन था, वो बाद में महात्मा गांधी ने अपने बाकी की जो भी मूवमेंट्स हैं हम देखेंगे उनमें इसको अपनाया। तो ये इंपॉर्टेंस है स्वदेशी मूवमेंट का कि मास पार्टिसिपेशन हुआ, विमेन ने पार्टिसिपेट किया। स्वराज को पहली बार हमने, आईएनसी ने इसको माना कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पर्पज है, अल्टीमेटली स्वराज है, सेल्फ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस है। और जितने भी मेथड्स थे वो महात्मा गांधी ने बाद में उनको अडॉप्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंस है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का। अब एंड कैसे हुआ? तो एंड तो ये, एक तो कम्युनिज्म जो था, जिसके जैसे बताया कि उसके सीड्स इसमें जम चुके थे। कम्युनिज्म मतलब हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड था, वो एक कारण बना के इसको धीरे धीरे, क्योंकि एक पूरा पोर्शन जो था ईस्ट बंगाल जो था, उसमें से इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था और मुस्लिम का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। अगर वो सपोर्ट मिल जाता तो शायद, मतलब जो ब्रिटिशर्स उनको तुरंत ये बात माननी पड़ती और वो पार्टीशन उनको हटाना पड़ता। लेकिन कम्युनिज्म जो था उसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल रहे ब्रिटिशर्स डिवाइड करने में इंडियंस को। साथ ही क्या हुआ कि अब मूवमेंट चल रहा था तो ज़्यादा लंबे समय तक लोग इसको कैरी नहीं कर पाए। देखो, अब जैसे कोई भी प्रोटेस्ट चलता है तो वो कितने समय तक चल पाएगा, वो बहुत मैटर करता है। तो धीमे धीमे क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे वो वापस उन स्कूल्स में जाने लगे, क्योंकि जो स्कूल्स से एकदम से बनाए गए थे, ऐसा तो था नहीं कि मतलब एकदम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज वे में स्कूल्स रहेंगे। तो वापस से उन स्कूल्स में जाने लगे, लोग अपनी दुकान खोलने लगे, धीमे धीमे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। और साथ ही गवर्नमेंट ने क्या है, रिप्रेशन स्टार्ट किया, जितने भी लीडर्स उनको उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया, उनको जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। तो एक जो मूवमेंट थी वो धीमे धीमे खत्म हो रही थी। साथ ही अल्टीमेटली जो नेल इन द कॉफिन था वो था सूरत स्प्लिट। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस जो है स्प्लिट कर गई सूरत सेशन में। उसी की वजह से पूरी तरह से स्वदेशी मूवमेंट था वो पूरी तरह से वीक हो गया। सूरत जो स्प्लिट हुई वो क्यों हुई? जैसे दो फैक्शन थे, एक तो था मॉडरेट फैक्शन कांग्रेस में, एक था एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। अब जैसा कि उनको लग रहा था एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को कि एक तो उन्होंने 1906 में एक जीत हो गई कि उन्होंने स्वराज का रिजोल्यूशन पास करा दिया नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। साथ ही वही लीडर्स थे जो बाकी के पार्ट्स में, देश के बाकी के पार्ट्स में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो उनको लगा कि ये एक मौका है, हम अब एक बड़े स्तर पर पूरे देश में इस मूवमेंट को फैलाते हैं, लोगों को सड़क पर लाते हैं, जिससे कि हम ब्रिटिशर्स को फोर्स कर पाए और हमें सेल्फ रूल मिल सके। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। मॉडरेट्स, उनको लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो तुरंत ब्रिटिश जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ले सकते हैं, ब्रिटिशर्स हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से रिप्रेस करें
और पूरा का पूरा जो लोगों का मोरल है वो डाउन हो जाएगा, फिर कोई नया मूवमेंट हमें आगे स्टार्ट करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर पाएंगे काफ़ी लंबे समय तक। उनको ये लग रहा था। तो मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि पूरे देश में पहुंचे, वो चाहते थे कि बंगाल का ये कारण है तो बंगाल तक ही ठीक है। और उनको लगता था लोग तैयार नहीं है कि लोग मूवमेंट्स में आके पार्टिसिपेट कर पाएंगे लंबे समय तक, सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़कों पे रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनको ऐसा लगता था, लेकिन उनको लगता था नहीं, ये पहला मौका है। लोगों के अंदर ये फील आ चुकी है कि इस ब्रिटिश हुकूमत से हमें आज़ादी चाहिए। तो उनको एक एक्सट्रीमिस्ट को एक मौका लग रहा था कि हमें सारे जो नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, सब कुछ मेथड्स अपना के सीधा सड़क पे आ जाना चाहिए, इस ब्रिटिश हुकूमत को नॉन फंक्शनल बनाने देना चाहिए। ये उनका कहना था। इसी बात पे स्प्लिट हो गया सूरत में, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट थी वो एक तरह से फेल हो गई। तो देखो यहीं पे जो हम सेफ्टी वॉल थ्योरी बोलते हैं, वो यहाँ पे एक एग्जांपल मिलता है जिसको बाद में एक बहुत बड़े रूप में ना गंगा बाल गंगाधर तिलक ने इसको बताया, मतलब एक्सप्रेस किया था कि देखो जब भी कोई मूवमेंट इस पोजिशन में पहुंचती थी कि वो मासेस तक पहुंच पाए, उसमें मास जो है वो एक एक तरीके से एक एक्सट्रीम रूप ले पाए, वहीं पर जो मॉडरेट्स थे वो एक इसको ख़त्म कर देते थे। वो बोलते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमको एक अब कुछ कंसेशंस दे रहे हैं, लीगल कंसेशंस जैसे इसके बाद होगा, और वो उसको मूवमेंट को ख़त्म कर देते थे। इस तरीके से ये सेफ्टी वॉल थ्योरी को कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो उसके हम ये एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि जो लीडर्स थे जैसे कि अश्विनी कुमार दत्त, उनको पकड़ लिया गया। कृष्ण कुमार मित्रा, लोकमान्य तिलक, अजीत सिंह, लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, तो ये सब लीडर्स को एक तरह से जेल में डाल दिया गया था। बिपिन चंद्र पॉल थे वो रिटायर कर गए, अरविंदो घोष ने भी रिटायरमेंट ले लिया, और साथ ही बहुत ही सीवियर रिप्रेशन किया, जिसकी वजह से स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट था वो खत्म हो गया। अब इसमें बीच में एक बताता हूँ, जो पार्टीशन था वो हमेशा के लिए नहीं रहा। 1911 में एनल हो गया था पार्टीशन। 1911 में जो कैपिटल थी वो दिल्ली आ गई थी, दिल्ली दरबार लगा था। कलकत्ता से दिल्ली आ गई क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडिया को रूल करना है तो एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, वहां से रूल करना आसान रहेगा। तो दिल्ली 1911 में कैपिटल उन्होंने ट्रांसफर करी थी, और जो पार्टीशन था उसको खत्म कर दिया, मतलब वापस से ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल आ गए थे, लेकिन जो बिहार और उड़ीसा प्रोविंस है उसको बंगाल से बाहर कर दिया। तो बंगाल तो एक ही कर दिया, लेकिन उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया। साथ बाद में फिर उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया 1936 में। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टीशन था वो तो पार्टीशन तो खत्म हो गया, लेकिन उसका जो पर्पस था ब्रिटिशर्स का वो सक्सेसफुल हो गए उस चीज़ में कि कम्युनल डिवाइड जो चाहते थे वो लोगों के, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक डिवीजन पैदा हो जाए, उसे करने में वो सक्सेसफुल हो गए। सूरत स्प्लिट और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि मॉडरेट जो लीडरशिप थे वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए धीमे धीमे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है वो पूरे देश में पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमें जो मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, ब्रिटिशर्स पूरी तरह से रिप्रेस कर देंगे, सप्रेस कर देंगे मूवमेंट को, ये उनका मानना था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे तिलक हैं, वो तो मॉडरेट में कौन लीडर थे? गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट में इस समय कौन थे? तिलक लीड कर रहे थे। जो सेशन हुआ उसमें उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बीच में लड़ाई हो गई 1907 में, और सूरत जो स्प्लिट हो गया, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उनको बाहर कर दिया गया कांग्रेस से। तो ऐसे हुआ फिर। बाकी मैंने बता दिया कि कारण क्या था, कैसे क्या था, ये सब मैंने बता ही दिया आपको। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात हो रही है वो क्या थे? वो फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आए ब्रिटिशर्स। यही मॉडरेट्स चाहते थे कि वो रिफॉर्म्स आने चाहिए। ठीक है, तो गोखले मेनली लीड कर रहे थे। गोखले मिले थे मॉर्ले से इंग्लैंड में रिफॉर्म्स के लिए। बाद में फिर रिफॉर्म्स आए, एक शिमला डेपुटेशन भी हुआ था जिसमें कि जो मुस्लिम्स जो थे, आगा खान लीड कर रहे थे, वो मिंटो से मिले थे। उन्होंने डिमांड अपनी रखी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम को वोट करेंगे, मुस्लिम ही कैंडिडेट होंगे और मुस्लिम ही वोट करेंगे। वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, जिसको इसमें मान लिया गया था। और जैसे बता रहा था, कई बार कह रहा हूँ कि जो कम्युनिज्म की जो नींव रखी गई वो यहीं से रखी गई। बाकी कुछ जो चेंजेस आए थे वो जैसे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर्स बढ़ा दिए गए, 16 से 60 कर दिए गए। जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो स्टेट की काउंसिल थी प्रोविंसेस की, उसमें 50 मेंबर्स कर दिए गए। और पंजाब, बर्मा, असम में 30 मेंबर्स कर दिए गए।
ठीक है। देन मेजर जो प्रोविजन था वो एक ये किया गया था कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो अब उनके नंबर्स बढ़ा दिए गए, बट वो इलेक्शन जो था इनडायरेक्टली रहेगा। जो लोकल बॉडीज़ में जो इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा, लोकल बॉडीज़ में जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो लोग फिर इन असेंबलीज के लोगों को, काउंसिल्स के लोगों को इलेक्ट करेंगे। ऐसे था इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो एक इलेक्शन आ गया। कौन कौन करेगा? तो इसमें जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स कमिटीज इन और मुस्लिम्स के लोग इसमें इलेक्ट करेंगे लोगों को। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका जो प्रोविजन था वो तो सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने बताया कि मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को वोट कर सकते हैं और उनके मेंबर्स वहाँ पे पहुँचेंगे काउंसिल्स में। ये सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको इसमें 1906 1909 में जो मॉलिमेंट्री रिफॉर्म्स आए थे उसमें किया। बाकी ये था कि अब बजट को डिस्कस किया जा सकता था, ज़्यादा से रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे बजट पे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे लोग, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता था। और पहली बार एक इंडियन पर्सन, सत्येंद्र पी सिन्हा, एसपी सिन्हा को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कोई इंडियन उसमें अपॉइंट किया गया, एसपी सिन्हा को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल जो होती थी उसमें भी 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया। तो इस तरीके से उन्होंने एक कंसेशन, जो मॉडरेट्स बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होना चाहिए, इंडियन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का और मौका मिलना चाहिए, वो चीज़ इसके थ्रू आई। ठीक है। अब इसको असेस किया जाए तो जो कांग्रेस ने 1906 में बोला था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, वो तो नहीं आया, सेल्फ रूल तो नहीं आया। बस उसको उनका एसोसिएशन और बढ़ गया, इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ गया। ये एक हम बोल सकते हैं एक तरीके से सक्सेस रहा मॉडरेट्स का। लेकिन जो सेल्फ रूल आना चाहिए था, जिसके लिए लोग वहाँ पे आ रहे थे, वो जो चीज़ थी वो नहीं हो पाई। और उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया, उससे क्या हुआ कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होने लगा। मतलब ये मान लिया गया कि इंडिया में मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है, मुस्लिम्स की जो इंटरेस्ट है उनके, वो सिर्फ मुसलमान ही देख सकते हैं। तो एक कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन था वो यहाँ से स्टार्ट होने लग गया, और वो काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया आईएनसी ने, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध तो नहीं किया उस समय पे। तो जो कम्युनल लाइन्स पे जो डिवाइड करने की जो कोशिश थी वो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज़ जो स्टार्ट हुई इस मूवमेंट के बाद वो है रिवॉल्यूशनरी हीरोइज्म, जो कि एक मिलिटेंट नेशनलिज्म जो ग्रो कर रहा था। मिलिटेंट नेशनलिज्म, हथियार के साथ आप अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, उसका एक बाय प्रोडक्ट था। तो इसके 2 फेजेस थे। एक फर्स्ट फेज अभी स्टार्ट होगा सूरत स्प्लिट के बाद 1907 से 1917 के बीच में। दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में स्टार्ट होगा। पहला जो फेज है ये मोर ऑफ एक्टिविज्म टाइप का है, रेदर देन मोर मिलिटेंट। एक्टिविज्म टाइप का मतलब लोगों के बीच में जाके आप लोगों को मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ आप आकर्षित कर रहे हो, लोगों के बीच में जाके एक्टिविज्म कर रहे हो, क्योंकि अभी तक लोग इतना जागृत नहीं हुए थे पूरे देश में। बंगाल में अब इस स्वदेशी मूवमेंट के बाद जरूर लोगों को इतना ये नेशनलिज्म की फील आ गई, लेकिन बाकी के कंट्रीज के और पार्ट्स में इतना अभी फीलिंग नहीं थी। तो क्यों कारक थे, कौन लोग थे? मेनली ये यंग लोग थे जो कि सूरत स्प्लिट के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। उनको ये पता नहीं चल रहा था कि अब किस तरीके से वो अपनी जो पेट्रियोटिज्म है, जो नेशनलिज्म है, उसको उसको चैनलाइज किस तरीके से करें। अपनी जो पेट्रियोटिक एनर्जी है उसको एक्सप्रेस करने का उनको कोई तरीका नहीं दिख रहा था। एक तरफ तो जो लीडरशिप फेल्योर था मॉडरेट्स का मेनली, जो जैसे ही मॉर्लिमेंट्री रिफॉर्म्स आए वो लोग अब किसी भी मूवमेंट के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि ये हमें एक कंसेशन मिल गया, आप कुछ समय बाद और ब्रिटिशर्स हमें कुछ कंसेशन दे देंगे, कुछ लीगल कंसेशन दे देंगे। तो उससे वो लोग नाराज थे। दूसरा, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल होना चाहिए उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, और उसको ज़्यादा मिलिटेंट ट्रेंड्स की तरफ नहीं ले पाए। तो जो यंग लोग थे उन लोगों को पता नहीं चल रहा था क्या किया जाए। ठीक है। तो वो एक ये मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ जाने लग गए। अब उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश है उसको फोर्स से हमको बाहर निकालना है इस अपना हमारे देश से। ये उनको एक सीधा सीधा ये चीज़ समझ में आने लगी कि उनको समझ में लगा कि अब इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, फोर्स से मिलेगी। ये रिवॉल्यूशनरी फेज अब ये स्टार्ट हुआ। बाकी अब एक तरीका था कि आप पूरे देश में लोगों को आप हथियार उठाने के लिए बोलो,
वो अभी ये प्रैक्टिकल नहीं था उस समय पे। तो उन्होंने रशियन नेहलिस्ट और आयरिश नेशनलिस्ट के फुटस्टेप्स को फॉलो किया। उसमें क्या था कि इंडिविजुअल आप हीरोइक एक्शन करोगे, आप इंडिविजुअली कुछ ऐसा एक्शन लोगे जो कि लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन लाए, पेट्रियटिज्म की फीलिंग लेके आए, जिससे लोगों को लगे कि जो कुछ लोग हैं जो देश में, जो हमारे जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं या फिर जो एक्सप्लॉयटेटर्स हैं, उनको उनको मार रहे हैं, उनकी किलिंग्स कर रहे हैं या उनको निकालने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, देश से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजों को। तो ये एक इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन स्टार्ट होने लग गया था। तो एक तरफ तो उनका लोगों को इंस्पायर करने का था, दूसरा ये था कि जो रूलर्स हैं उनके दिलों में एक टेरर अंदर पहुंचाना, एक फियर जनरेट करना कि जो अब लोग इस रूल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये एक पर्पस था उनका। तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन था, ऐसा नहीं था कि वो कोशिश कर रहे हैं लोगों के, सबके लोगों के हाथ में हथियार देके लड़ाई, सीधा डायरेक्ट लड़ाई लड़ने के लिए। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन था। अब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो इसको आइडियोलॉजिकली काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो रिवॉल्यूशनरी बेस्ड ऑन मतलब जो वो अभी तक प्रीच कर रहे थे कि मासेस की एक्टिविटी के बेस पर जो रिवॉल्यूशन आना चाहिए उसमें, और जो इंडिविजुअल हेरोइक जो वायलेंट एक्टिविटीज है उसके बीच में डिफरेंस नहीं करा पा रहे थे। जो जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे उनका मानना था कि यही एक तरीका है इंडिविजुअल में, अगर किसी ब्रिटिश ऑफिसर को जो कि जाना जाता है अपनी क्रुएल्टी के लिए, उसको अगर मैं मार रहा हूं तो वो भी उतना ही पेट्रियोटिक है जितना कि आप मासेस में जाके आप रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो। तो ये उसके बीच का डिफरेंस था, वो एक्सट्रीम लीडर इसको काउंटर नहीं कर पाए। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन लोग थे। जैसे बंगाल में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1870 तक ही कुछ स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज बना रखी थी, लेकिन उतना एक्टिव नहीं था। पहला जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बना वो 1902 में मिदनापुर में जतेंद्र नाथ बासु के अंडर बना, और कलकत्ता में एक अनुशीलन समिति बनी जिसको प्रमोथा मित्तर ने फाउंड किया था, जिसमें जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष और बाकी के लोग थे। लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज थी वो सिर्फ ट्रेनिंग देना, फिजिकल एक्टिविटी देना, मोरल ट्रेनिंग देना मेंबर्स को, वहां तक ही सीमित थी। 1906 के बाद में एक अनुशीलन के अंदर एक सर्कल बना जो इसमें बरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त थे। उन्होंने एक वीकली युगांतर स्टार्ट किया, वीकली एक न्यूज़पेपर निकालना युगांतर, जिसमें वो लोग बताने लगे किस तरीके से हमें रिवॉल्यूशनरी वायलेंस कैसे अपनानी है, क्या करना है। जैसे कि उन्होंने लिखा कि रेमेडी लाइज विद द पीपल, अगर ब्रुटलिटीज के खिलाफ हमें लड़ना है तो लोगों को उन ब्रुटलिटीज को आपको वापस देना पड़ेगा। उनका कहना था कि अब फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स, अगर ब्रिटिशर्स फोर्स यूज कर रहे हैं तो हमें अब फोर्स यूज करनी है। मतलब आप समझ लो अभी एक्टिविज्म लेवल पे ही था। बाकी कुछ कुछ इंसिडेंट हुए थे, जैसे कि 1907 में युगांतर ग्रुप ने ही एक अटेम्प्ट किया, एक अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर थे सर फुलर, जो कि जो ईस्टर्न बंगाल बना था, ईस्ट बंगाल और असम, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको मारने की कोशिश की थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए थे। बाकी एक फेमस इंसिडेंट हुआ था 1907 में, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, उन्होंने एक कैरिस पे बम फेंका ये सोच के कि इसमें एक किंग्सफोर्ड जो जज है वो, जो कि इनफेमस था, वो बैठा हुआ है, लेकिन उसमें दो लेडीज थी, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, खुदीराम बोस को ट्रायल हुआ और उनको हैंग कर दिया गया। उसके बाद से ये काफ़ी फेमस हो गए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के, जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया एक्सप्लॉयटर्स के खिलाफ में। एक ये फीलिंग वहाँ पे ये बनी, राइट। देन एक 1909 में एक इंसिडेंट हुआ, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर था कलकत्ता में, उसको किलिंग हुई। एंड 1910 में डेप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसकी डेथ हुई। ऐसे कई कई छोटे मोटे ऐसे ये लोग इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करने लगे, इंडिविजुअली जो किलिंग्स करने लगे। ठीक है, मेनली आपको पता होना चाहिए एक अनुशीलन समिति जिन्होंने युगांतर वो निकाला था, नाम जो है बरिंदर घोष, चितरंजन दास, ये लोग थे। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल्स हैं उसमें अभी इतना जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक 1908 में 12 डेकोइटी हुई, जिसको अनुशीलन समिति में ही पुलिंदास थे, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। बाकी रसबिहारी बोस और सचिन सान्याल, इन्होंने वायसराय हार्डिंस पे बम फेंकने की कोशिश की थी।
लेकिन वो इंजर्ड हुए, उनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जैसे बता रहा हूँ कि बार बार आपको कि ये एक इंसिडेंट ऐसे इंडिविजुअल एक्शंस कर रहे थे। बस इतना ही यहाँ तक अभी 1960 से 70 तक इतना ही सीमित रहेगा। फिर अब महाराष्ट्र देखते हैं। महाराष्ट्र भी एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेंटर रहा। अगर काफी पीछे जाएं तो रामोसी पीजेंट फोर्स बनाई थी बसदेव बलवंत फाड़के ने 1879 में, जिसका एम यही था ब्रिटिशर्स को आर्म्ड रिवॉल्ट के थ्रू किसी तरीके से देश से बाहर निकालना। वो क्या करते थे, कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब करना, डेकोइटी डकैती डालना, ये सब काम था। लेकिन वो उनको सप्रेस कर दिया गया था प्रीमेच्योरली, मतलब वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। बसदेव बलवंत फाड़के की रामोसी पीजेंट फोर्स, उसको सप्रेस कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1890 में या उसके बाद में भी बाल गंगाधर तिलक ने मिलिटेंट नेशनलिज्म की स्पिरिट को प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमने देखा था स्वदेशी मूवमेंट के समय पे भी उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना किया, उसमें जाके काफ़ी भड़काऊ भाषण देते थे, जिसकी वजह से उनको सेडिशन अंडर सेक्शन 124A के उनको अरेस्ट भी किया गया। उनके दो जनरल से केसरी मराठा, उनके थ्रू भी लोगों के बीच में मिलिटेंट नेशनलिज्म की फीलिंग्स को प्रोपेगेट करते रहते थे। फिर एक इंसिडेंट हुआ था, एक प्लेग फैला था 1897 में। उसमें चापेकर ब्रदर्स के ही शिष्य थे, डिसिपल्स थे, दामोदर और बालकृष्ण। उन्होंने प्लेग कमिश्नर था पूना, रैंड नाम था उसका, उसकी किलिंग की थी। इसी के बाद तिलक को अरेस्ट किया गया था और फिर 6 साल की सज़ा मिली थी। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में मेनली तिलक ही थे, तिलक ही लीडर थे। वो मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रोपेगेट कर रहे थे, लेकिन कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, लोग सड़कों पे आ सकें। फिर महाराष्ट्र में नाम आता है सावरकर का। उनके भाई, उनके जो और भी भाई थे सावरकर ब्रदर्स, उन्होंने एक मित्र मेला नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, फिर जो बाद में अभिनव भारत के नाम से उसको आगे बढ़ाया था। और इसमें जो सेंटर थे मेनली नासिक, पूना, बॉम्बे, यही 3 मेन सेंटर थे जहाँ पे बॉम्ब्स बनाना या लोगों को मिलिटेंट नेशनलिज्म ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करना, ये सब काम यहाँ सेंटर्स पे ये होता था। तो उनमें एक इंसिडेंट है कि 1909 में एक AMD जैक्सन थे, जो कि कलेक्टर थे नासिक के, नासिक कलेक्टर थे। उनकी किलिंग की गई अनंत लक्ष्मण कनारे के द्वारा, जो कि अभिनव भारत के ही मेंबर थे। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसको कॉन्स्पिरेसी जो थी वो सावरकर का ही माइंड था कॉन्स्पिरेसी के पीछे। और 38 लोगों को यहाँ कैप्चर कर लिया गया, मतलब जो भी अभिनव भारत के लोग थे सबको एक साथ पकड़ लिया गया इस इंसिडेंट के बाद में। और ट्रायल में सावरकर को जेल भेज दिया गया, उनको पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया वहां पे। देन पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मिलिटेंट नेशनलिज्म स्टार्ट हुई, इनिशियली जमींदार के अगेंस्ट स्टार्ट हुई, जो कि बेकार की जो प्रैक्टिस चलती थी कि आपको कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा, बस आपको काम करते रहना है, उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी। और फिर बाद में इसको जो लीड किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसको चैनलाइज किया गया, उसमें लाला लाजपत राय, अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के अंकल हैं, अजीत सिंह, उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन, लाहौर में। पहले लाहौर इंडिया में था। और फिर एक जनरल निकाला भारत माता। इसके थ्रू वो लोग भी पंजाब वाले एरिया में लोगों को नेशनलिज्म की तरफ, मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे। बाकी और भी लीडर्स थे, जैसे सईद हैदर रजा जो कि दिल्ली में काम कर रहे थे, भाई परमानंद और लालचंद फलक। लेकिन पंजाब में जो एक्सट्रीमिज्म था, पंजाब में जो लीडर्स थे, वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए, जल्दी ही खत्म हो गए थे। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बाद क्या हुआ, लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया, वो चले गए अमेरिका। अजीत सिंह को भी डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद जो थोड़े बहुत भी जो लोग बचे थे, जैसे लालचंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, वो भी इसको एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो पंजाब में जो था वो जल्दी इसमें ख़त्म हो गया। 1907 के बाद जैसे हमने देखा कि बंगाल और महाराष्ट्र में जो डेवलप हुआ, वो पंजाब में उतना नहीं हो पाया था। लेकिन एक बार और कोशिश हुई, जैसे गदर मूवमेंट, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। गदर मूवमेंट में यही था कि पंजाब के जो लोग हैं उनको कैसे भी जगाया जाए, उनको मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ
गदर मूवमेंट बाहर चल रही थी, बट उसमें एक ये भी इंसिडेंट हुआ था जिसमें पंजाब में अंदर आके लोगों को मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा था। तो जिसका जो लीडर्स उस समय जो बन रहे थे वो पंजाब में तो कोई लीडर था नहीं, तो बंगाल से रस बिहारी बोस इनको बुलाया गया था और सचिन सान्याल, इनकी हेल्प से इसको चलाने की कोशिश थी। ये एक स्ट्रेटजी थी, बट क्या हुआ कि उसको पहले ही पता चल गया था अंग्रेजों को, इनको पकड़ लिया गया था। वो हम बाद में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो कोशिश ये थी कि 1913 में ये लोग मिले, जतिन दास और रसबिहारी बोस और बाकी गदर के और भी जो लीडर्स थे, कि 1857 टाइप की हमें क्रांति लेके आनी है, लेकिन वो हो नहीं पाया था और रसबिहारी बोस को जापान भागना पड़ा 1915 में। फिर बाद में वो इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाई थी, उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब। कुछ देखते हैं कि अब देश के बाहर क्या एक्टिविटीज़ रहीं। तो देश के बाहर जो नाम आता है वो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा का। उन्होंने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी, जिसको इंडिया हाउस के नाम से ही बुलाया था, जो कि सेंटर था जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप के स्कीम के अंदर आते थे, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जाती थी। तो लंदन भी एक सेंटर बन गया जहाँ पे आप लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हो, जो कि वापस अगर इंडिया में आते हैं तो वो फ्रीडम अपने फ्रीडम फाइटर्स के साथ वहाँ पे अपने मिलिटेंट नेशनलिज्म को अडॉप्ट करके देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे इंडिया हाउस में सावरकर जो थे, वो हरदयाल, ये लोग मेंबर्स भी इसमें आके इन्होंने डिस्कशंस किए। फिर एक इंसिडेंट होता, मदनलाल ढींगरा ने असैसिनेशन किया था कजन वाइली का 1909 में। इससे काफ़ी लोग हाईलाइट में आए। जो इसके बाद क्या हुआ, जो लंदन था, जो नॉर्मली अब सिर्फ कोशिश कर रहे थे, डिस्कशन चल रहे थे, वो वहाँ पे अब उनको अपने सेंटर चालू रखना बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके बाद से जैसे सावरकर को एक्स्ट्राडाइट किया गया 1910 के बाद, यहाँ पे इंडिया उनको वापस लाया गया। और जो नासिक कॉन्स्पिरेसी के जो पहली वाली केस था, उसी के जो उसी के केस में इनको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। ठीक है, बाकी एक और दो सेंटर और थे पेरिस और जिनेवा में, जो कि मैडम बीकाजी कामा के लीडरशिप में बने, जो कि पारसी लेडी थी। वो भी कोशिश कर रही थी कैसे बाहर में जो लोग रह रहे हैं इंडियंस, उनको आपको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको उनको ऑर्गेनाइज करके इंडिया में वापस ला के या बाहर भी ब्रिटिश के अगेंस्ट किस तरीके से रेडिकलाइज किया जाए, ये उनकी कोशिश चल रही थी। तो आज यहीं तक देखते हैं। आज हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट के पीछे क्या कारण था। बंगाल पार्टीशन मेनली कारण था, और उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो किस वजह से रुक गई। इसके पीछे मेन कारण था सूरत स्प्लिट, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके बीच में सहमति नहीं थी कि इस मूवमेंट को कहाँ ले जाया जाए। उसकी वजह से स्प्लिट हुआ और जो पूरी मूवमेंट थी वो डिसिपेट कर गई। उसके बाद से जो मिलिटेंट नेशनलिज्म का एक फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ एक्टिविज्म वाला, वो हमने देखा। उसके डिफरेंट रीजन्स में हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन लीडर्स थे। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं गए कि महाराष्ट्र में, पंजाब में और बंगाल में ये तीन जगह थी वहाँ पे। फिर हमने कुछ कुछ थोड़ा बहुत देखा कि बाहर क्या एक्टिविटी चल रही थी। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, वीर सावरकर का नाम भी आया। तो ये लोग कुछ कुछ कोशिश कर रहे थे। तो ये हमने यहाँ तक ये देख लिया है। अब आप आगे देखेंगे हम गदर और आगे बढ़ेंगे।